Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक है इस लेक्चर का ट्रांसक्रिप्शन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को सब लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और उसको केयरफुली इसके नोट्स भी बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना वीडियो लेक्चर, जो टॉपिक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ लिया था। तो टाइप्स ऑफ आरएनए में हमने देखा था टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए, ये हमने आरएनए पढ़ लिए थे। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि भाई डीएनए से अगर डीएनए बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, राइट। डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, ठीक है, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है ये केवल और केवल रेट्रोवायरसेस में मिलता है। ऐसा रेट्रोवायरसेस लाइक HIV, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है वो केवल वायरसेस में मिलता है, वो भी रेट्रोवायरसेस, ठीक है, और कहीं भी नहीं मिलता जहाँ पे हम आरएनए से डीएनए बना पाए, ठीक है। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है डिस्कवर टैमिन ने किया था, तो इसलिए इसको टैमिनिज्म भी बोलते हैं। बाल्टीमोर एंड टैमिन ने किया था, लेकिन इस प्रोसेस को हम टैमिनिज्म भी बोलते हैं। तो टैमिनिज्म किसको बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम टैमिनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हम अगर हम देखें, ये इसको हटा देते हैं अभी। इस पूरे प्रोसेस को जो हमने अभी बोर्ड पे लिखा है, डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, ठीक है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस तो होता ही है। डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। लेकिन जो ये प्रोसेस था आरएनए से जो डीएनए बना रहा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है ना, केवल रेट्रोवायरसेस में होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ को चैलेंज करता है, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट, सब में यही होता है। मोस्टली सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ फॉलो होता है, जिसमें डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, राइट। लेकिन आरएनए से डीएनए बनना एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है जो केवल रेट्रोवायरसेस ही कर सकते हैं। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ को चैलेंज करता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन और डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन। ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन पूरा का पूरा हमारा जीनोम रेप्लिकेट कर जाता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन बहुत सिलेक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है बहुत सिलेक्टिव होता है, सारे जीन्स का सारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है, ठीक है। तो इसको अभी और आगे देखेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे, जो डीएनए होता है, डीएनए पूरा का पूरा जीनोम रेप्लिकेट कर जाता है, होल जीनोम रेप्लिकेट्स। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो डीएनए से जब आरएनए बनता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए के सेगमेंट्स का नहीं होता। तो जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं तो उसमें कुछ सेगमेंट्स ट्रांसक्राइब्ड करते हैं, ट्रांसक्राइब्ड, और कुछ काफी सारे सेगमेंट्स नॉन ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है, BED। जो ट्रांसक्राइब करते हैं वो स्मॉल, कम होते हैं, लेस होते हैं, लेस सेगमेंट्स होते हैं। लेकिन जो नॉन ट्रांसक्राइब्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता, कुछ ही सेगमेंट्स जो डीएनए के होते हैं जो ट्रांसक्राइब करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स होते हैं जो ट्रांसक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो कुछ ही सेगमेंट ट्रांसक्राइब करते हैं, सारे सेगमेंट ट्रांसक्राइब नहीं करते, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना है।
तो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन अगर हम प्रोसेस देखें, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ RNA ओवर DNA टेम्पलेट। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिस RNA बनता है, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ RNA ओवर DNA टेम्पलेट, ठीक है। तो DNA टेम्पलेट के ऊपर RNA बनता है। तो अगर हम देखें, जो DNA होता है हमारा, DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। जो DNA होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, वो बना लेते हैं। ये अगर 3 प्राइम डायरेक्शन है तो ये क्या, ये 5 प्राइम। अगर ये एंटी पैरेलल होता है स्ट्रैंड्स, ठीक है, ओके। तो ये जो DNA के 2 स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन इज एसिमेट्रिकल। ट्रांसक्रिप्शन इज एसिमेट्रिकल। ट्रांसक्रिप्शन इज एसिमेट्रिकल। ट्रांसक्रिप्शन एसिमेट्रिकल होता है। तो इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA ओनली 1 स्ट्रैंड गेट्स ट्रांसक्राइब्ड। जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है उसको टेम्पलेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, और ये 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन है, ठीक है। अगर ये वाला स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब कर रहा है, ठीक है, तो कुछ सीक्वेंस लिख लेते हैं यहाँ पर, ATGCTA, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे जो होगा TACGAT, राइट। सपोज करो ये वाला स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब कर रहा है। कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। सपोज करो ये वाला स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब कर रहा है, तो जो टेम्पलेट होगा 3 to 5 होगा, क्योंकि जो नया स्ट्रैंड बनता है हमेशा किस डायरेक्शन में बनता है? 5 to 3 डायरेक्शन में। हमने डिस्कस किया था, जो हमेशा नया स्ट्रैंड बनता है वो इट ऑलवेज फॉर्म्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, बिकॉज एट द 3 प्राइम पॉइंट देयर इज एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप होता है। तो OH ग्रुप होता है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन सकता है। तो हमेशा एक्सटेंशन जो होता है 5 to 3 होता है, ठीक है। तो जो इस स्ट्रैंड अगर ये ट्रांसक्राइब कर रहा है तो जो RNA बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। बना लेते हैं RNA। A की जगह U, T की जगह A, G की जगह C, C की जगह G, T की जगह A और A की जगह U। डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। सपोज करो ये वाला स्ट्रैंड अगर ये ट्रांसक्राइब नहीं कर रहा होता तो ये कर रहा होता, तो ये कर रहा होता तो टेम्पलेट क्या होता है? 3 to 5। हमने डिस्कस किया था टेम्पलेट हमेशा किस में होता है? 3 to 5। टेम्पलेट हमेशा डायरेक्शन 3 to 5, और जो नया स्टैंड बनता है हमेशा 5 to 3। रेप्लिकेशन में डिस्कस किया था। तो सपोज करो ये टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो 3 to 5 ये टेम्पलेट है, तो जो नया स्टैंड बनेगा वो ऐसा बनेगा 5 to 3। T की जगह A, A की जगह U, G की जगह C, C की जगह G, A की जगह U, T की जगह A, ठीक है। तो हमने यहाँ बोला था ट्रांसक्रिप्शन इज एसिमेट्रिक। ट्रांसक्रिप्शन एसिमेट्रिक, आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA ओनली 1 गेट्स कॉपीड, बोथ द स्ट्रैंड्स डज नॉट गेट्स कॉपी। दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते। अगर इफ बोथ द स्ट्रैंड्स गेट्स ट्रांसक्राइब तो उससे क्या होगा? अब देखो, अगर ये दोनों स्ट्रैंड DNA के ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो ये वाला स्ट्रैंड ये वाला RNA बनाएगा, ये वाला स्ट्रैंड ये RNA बनाएगा। तो ये दोनों स्ट्रैंड ने RNA बनाया। अगर हम देखें, ध्यान से देखें, इस केस में U और A कॉम्प्लीमेंट्री आपस में, A और U कॉम्प्लीमेंट्री हैं, G और C कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगेन दीज आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन कर गए तो ये डबल स्ट्रैंडेड RNA बनेगा नहीं बनेगा? तो पहला कारण, अगर दोनों स्ट्रैंड्स DNA के ट्रांसक्राइब करते हैं तो वो 2 RNA बनाएंगे, एंड द बोथ द RNA जो बनेगा, दोनों RNA कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, जिसके कारण वो डबल स्टैंडर्ड RNA बना सकते हैं। और अगर डबल स्टैंडर्ड RNA बना तो अगर यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड RNA बनता है तो उस पर राइबोसोम्स बाइंड नहीं हो पाएंगे। अगर राइबोसोम्स बाइंड नहीं हो पाएंगे तो ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अगर ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो बेकार है। तो पहला कारण
ट्रांसक्रिप्शन एसिमेट्रिक होता है तो पहला कारण क्या है, या बोल सकते हैं आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ओनली 1 गेट्स कॉपीड। तो हम बोल सकते हैं इफ बोथ द स्ट्रैंड्स गेट ट्रांसक्राइब देन इट कैन फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैन नॉट गेट ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसा अगर नहीं हो पाएगा तो बेकार है जीन, तो इसलिए दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड कॉपी होता है। एक और रीजन, सपोज करो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनना ही बना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बने, लेट्स सपोज, ठीक है। ये जो ऊपर वाला आरएनए उसका सीक्वेंस देखना UACGAU, तो ये जो ये वाला न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और ये वाला न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिफरेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने बोला था कि जो सीक्वेंस होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल। हस्बैंड एंड वाइफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। सिमिलरली हियर, तो ये दोनों जो आरएनए बने लेट्स सपोज, तो ये आइडेंटिकल तो नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो तो ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है बहुत अलग है, तो अलग है तो जो ट्रांसलेट करेंगे तो डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे। तो जो ये स्ट्रैंड जो प्रोटीन बनाएगा और ये जो स्ट्रैंड प्रोटीन बनाएगा वो अलग अलग होंगी। तो एक जीन और 2 प्रोटीन बनाए ऐसा नहीं हो सकता। इंसुलिन का जीन तो इंसुलिन प्रोटीन बनाएगा ना, 2 डिफरेंट टाइप्स की तो नहीं बना सकता, तो ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ये पूछ सकता है कि आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ओनली 1 गेट्स कॉपीड। कारण बिकॉज इफ बोथ द स्ट्रैंड्स गेट कॉपीड it can form double stranded RNA and this double stranded RNA cannot be able to do translation, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, if both the strands get copied it forms 2 RNA and after translation these 2 RNA forms different proteins which is not acceptable। तो 2 different protein एक जीन बनाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो इसलिए दोनों स्ट्रैंड में से कितने स्ट्रैंड कॉपी होते हैं, केवल एक। तो ये हम लोगों को याद रखना है, आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ओनली 1 गेट्स कॉपीड। क्यों, दोनों में से एक ही क्यों कॉपी होगा, दोनों कॉपी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों कॉपी हो गए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन सकता है। दूसरा कारण, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बना तो जब ये प्रोटीन बनाएगा आरएनए, जब ये वाला आरएनए प्रोटीन बनाएगा तो दोनों प्रोटीन डिफरेंट होंगी क्योंकि इनका सीक्वेंस अलग अलग है। तो डिफरेंट प्रोटीन, एक जीन 2 प्रोटीन बनाए, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए जो डीएनए जब ट्रांसलेट करता है उसमें केवल एक ही स्ट्रैंड जब डीएनए ट्रांसक्राइब करता है तो उसका केवल एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है, दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब नहीं करते। दैट्स वाई द ट्रांसक्रिप्शन इज ऑलवेज एसिमेट्रिकल। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो उसको रब करते हैं। तो हमने ये जान लिया जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड कॉपी करेगा, दोनों कॉपी नहीं करेंगे। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं अब देखते हैं। अगर हम बात करें एक जीन की बात करें तो जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है भाई, फंक्शन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है भाई। जीन ही जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं, हम लोग जानते हैं इस बात को। खैर, जीन को डिफाइन करते हैं एक बार डीएनए के टर्म्स में, तो देखते हैं। अब सपोज करो ये डीएनए है, ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, दिस इज 3 प्राइम, ठीक है। ये एक जीन है, ठीक है। तो ये जीन, ध्यान सुनेंगे इस बात को, ये जीन जब ट्रांसक्राइब होता है तो ये एक आरएनए बना रहा है। ये आरएनए राइबोसोम्स के अंदर जाके पैक हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आरएनए हुआ इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। तो ये आरएनए क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए, राइट। एक जीन ये है, ये ट्रांसक्राइब कर रहा है, तो एक ये आरएनए बना रहा है। ये जो आरएनए बना रहा है वो ये वाला आरएनए बना रहा है, टीआरएनए बना रहा है। ये स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने। एक जीन ये है, जीन 3, जब ये ट्रांसक्राइब कर रहा है
तो ये बना रहा है mRNA, ठीक है। और mRNA पे राइबोसोम्स बाइंड करते हैं और फिर क्या बनते हैं, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बन रही है। ट्रांसलेशन से क्या बन रही है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अच्छा, अगर ये यूकैरियोट्स होते हैं तो एक और बना लेते हैं, थोड़ा आगे एक और जीन मान लेते हैं। ये जीन जो 4 होगा वो केवल यूकैरियोट्स में होगा, ओनली इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। ये ट्रांसक्राइब करेगा तो एक आरएनए बना रहा है, इसको बोलते हैं SNRNA। अभी आगे पढ़ेंगे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, पहले जो ओल्ड डेफिनेशन थी, पहले ओल्ड डेफिनेशन बोलते थे जीन वो होता है जो पॉलीपेप्टाइड बनाए, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ जीन इज दैट द जीन इज द सीक्वेंस ऑन डीएनए विच फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड। तो जीन एक ऐसा सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए पे जो पॉलीपेप्टाइड बनाए, ऐसा ओल्ड डेफिनेशन बोलती थी। तो अब मुझे बताओ, इसमें तो जीन 3 ही पॉलीपेप्टाइड बना रहे, जीन 1, जीन 2 और जीन 4 तो पॉलीपेप्टाइड बना नहीं रहे। हाँ, लेकिन ये जो जीन 1 जो राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, जीन 2 जो टीआरएनए बना रहा है, ये जो आरएनए होते हैं ये हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए। तो ये टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए इंटरेक्ट करते हैं एमआरएनए से और इसके इंटरेक्शन से फिर पॉलीपेप्टाइड बनेगी। तो अगर ये ना बने तो पॉलीपेप्टाइड बनेगी नहीं। तो बाय द हेल्प ऑफ दीज टू आरएनए पॉलीपेप्टाइड्स कैन फॉर्म, ठीक है। तो भी ये भी बोल सकते हैं mRNA when mRNA associated with ribosomes along with ribosomal RNA and tRNA can form polypeptide। मतलब ये mRNA बिना इन दोनों के पॉलीपेप्टाइड नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो अब जो न्यू डेफिनेशन आती है, न्यू डेफिनेशन क्या बोलती है, जीन एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए पे जो कि एक फंक्शनल आरएनए बना दे, जो कि क्या बना दे, तो ये जीन भी आरएनए बना रहा है, फंक्शनल है, ये जीन भी आरएनए बना रहा है, टीआरएनए फंक्शनल है, ये भी आरएनए फंक्शनल बना रहा है, ये भी फंक्शनल आरएनए बना रहा है। तो डेफिनेशन ऑफ जीन, तो हम लोग ये देखेंगे जीन की डेफिनेशन क्या होती है। जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए विच फॉर्म्स फंक्शनल आरएनए, जो फंक्शनल आरएनए बना दे। तो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ जीन्स इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज ऑन डीएनए, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं, तो इस केस में ओल्ड डेफिनेशन थोड़ी रिजेक्ट हो जाती है, तो न्यू डेफिनेशन याद रखना। जीन वो होगा जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है डीएनए पे, और वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या बनाएगा, फंक्शनल आरएनए, ठीक है। इन सारे के केस में सारे के सारे जीन्स हैं, जीन 4 केवल यूकैरियोट में होगा। तो थोड़ा ये ध्यान रखना डेफिनेशन ऑफ जीन, राइट। इसको रब कर देते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब भाई अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए से डीएनए बनाता है, तो उस एंजाइम का नाम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए से जब कोई एंजाइम, डीएनए से कोई आरएनए बना रहा है, तो एंजाइम किस पे डिपेंड होगा, डीएनए पे। बना क्या रहा है, आरएनए पॉलीमराइज, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के केस में देखते हैं, अगर आरएनए से डीएनए बनता है, यही तो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो रेट्रोवायरस करते हैं। तो इस केस में जो एंजाइम का नाम होगा, तो सोचेंगे जरा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो किस पे डिपेंड है, आरएनए पे। बना क्या रहा है, डीएनए। तो द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, राइट। चलो खैर, तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, सिंपल हम बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन करता है आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, ओनली 1 आरएनए पॉलीमरेज, थोड़ा याद रखेंगे। लेकिन यूकैरियोट्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, किसमें, यूकैरियोट्स में। तो वो कौन से मिलते हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग।
RNA पॉलीमरेज 1, ठीक है, मैं यहाँ पे केवल RNA पॉलीमरेज 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर RNA पॉलीमरेज 3 लिख देता हूँ। तो यूकैरियोट्स में कितने टाइप के RNA पॉलीमरेज मिलते हैं? 3 टाइप के। और प्रोकैरियोट्स में कितने टाइप के मिलते हैं? 1 टाइप का। और यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स के, ठीक है। तो RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 एंड RNA पॉलीमरेज 3। RNA पॉलीमरेज 1 जो होता है वो न्यूक्लियोलस में वर्क करता है, न्यूक्लियोलस में। और हमें पता है न्यूक्लियोलस में क्या होता है, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस आर द फैक्ट्रीज ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की सिंथेसिस हो रही है वहाँ। तो और राइबोसोमल RNA कहाँ होता है? राइबोसोम्स के अंदर। तो जो RNA पॉलीमरेज 1 है वो राइबोसोमल RNA बनाता है, जैसे 28S राइबोसोमल RNA बनाएगा, 18S राइबोसोमल RNA बनाएगा, ये 5.8S राइबोसोमल RNA बनाएगा ये। तो याद रखना है, NCERT में है ये। RNase पॉलीमरेज 2 जो होता है ये HN RNA बनाएगा। HN मीन्स हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, ये हम आगे पढ़ेंगे। यह सिंपल यहाँ पे हम mRNA लिख देते हैं। तो RNA पॉलीमरेज 2 mRNA बनाएगा, तो वर्क कर रहा है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में बनाता है। RNA पॉलीमरेज 3, ठीक है, RNA पॉलीमरेज 3 जो होता है ये जो बनाता है, ये बनाता है tRNA बनाएगा, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का RNA बना रहा है, snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, यूकैरियोट्स में, ठीक है, यूकैरियोट्स की बात हो रही है ये, राइट। प्लस 5S राइबोसोमल RNA भी बनाता है ये। तो भाई जितने भी राइबोसोमल RNA थे वो सब RNA पॉलीमरेज 1 बना रहा है, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? इसको। ये थोड़ा याद रखेंगे, all the ribosomal RNA are formed by the RNA polymerase 1 except one ribosomal RNA, that is 5S ribosomal RNA. This RNA is formed by the RNA polymerase 3. तो स्टूडेंट्स थोड़ा इसको याद रखेंगे। तो यूकैरियोट्स में ये 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज हैं और ये हमें थोड़ा याद रखना होगा, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको रब कर देते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज पढ़ लिया। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज का कुछ स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ RNA पॉलीमरेज, एंजाइम का स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। ये जो RNA पॉलीमरेज है ना, इसमें देखते हैं एक बार। इसमें एक अल्फा प्रोटीन की सब यूनिट होती है, एक और अल्फा, एक बीटा होता है, एक बीटा डैश होता है, बीटा डैश, ठीक है, एक ओमेगा होता है, ओमेगा, ठीक है। तो इस वाले एंजाइम को हम बोलते हैं कोर एंजाइम, कोर RNA पॉलीमरेज, ठीक है, कोर RNA पॉलीमरेज। इसके ऊपर एक और सब यूनिट होती है सिग्मा, दिस इज सिग्मा। तो इस पूरे को, कोर को और सिग्मा को मिलाकर, किसको? सिग्मा प्लस कोर को मिलाकर बोलते हैं RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम, RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम, ठीक है, RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम। तो अगर हम बात करें कोर RNA पॉलीमरेज में, तो कोर में क्या क्या था? अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, ठीक है। और अगर सिग्मा भी मिल जाए यहाँ पर तो ये क्या बन जाता है? होलो RNA पॉलीमरेज या RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम। इसको सिग्मा को हटा दें तो क्या बचेगा? कोर RNA पॉलीमरेज। तो कोर में 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। तो टोटल होलो RNA पॉलीमरेज में कितने सब यूनिट है? 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल सब यूनिट कितनी होगी? 6 सब यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। तो जो RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम होता है वो कितनी सब यूनिट से बना हुआ है? प्रोटीन की 6 सब यूनिट से। और कोर कितने का बना हुआ है? 5 सब यूनिट्स। तो ये थोड़ा देख लेंगे। अब इनके स्पेसिफिक फंक्शन क्या है वो अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको रब कर देते हैं। तो देखते हैं एक बार। अच्छा, सबसे पहले इसमें थोड़ा ये याद रखते हैं, सपोज करो
अच्छा ऐसे देखते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सीक्वेंसेस आर द सीक्वेंसेस which are present on DNA। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहाँ होती है? डीएनए पे होगी, थोड़ा याद रखेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज प्रेजेंट ऑन डीएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 टाइप की होती है जो हमें पढ़ना है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 टाइप की हमें पढ़नी है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 टाइप की है, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर। तो ये 3 टाइप की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहाँ प्रेजेंट होगी? डीएनए पे। तो अगर सपोज करो ये डीएनए है, ठीक है, तो अगर हम देखें ये 5 प्राइम डायरेक्शन, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ठीक है, अच्छा ये एक प्रमोटर होता है, प्रमोटर, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ये स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, और ये टर्मिनेटर, ये क्या है? टर्मिनेटर। तो अभी ऐसा जानते हैं, प्रमोटर एक ऐसी साइट होती है डीएनए पे जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा और बैठ जाएगा। तो प्रमोटर इस नाम बोला है, प्रमोट, क्या प्रमोट कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन कैसे प्रमोट होगा? आरएनए पॉलीमरेज से ही प्रमोट होगा। तो प्रमोटर इज द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स ऑन द डीएनए। यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, ठीक है, और इन दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को कॉपी करेगा और क्या बनाएगा? आरएनए। और टर्मिनेटर एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप, टर्मिनेट कर जाएगा। तो 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर। तो प्रमोटर इज द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। तो मैं दोबारा बोलता हूं, प्रमोटर इज द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, दिस इज स्टार्ट। तो दिस इज द साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स। तो इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड कॉपी होगा, ठीक है, कॉपी होने के बाद वो आरएनए बना लेगा। और टर्मिनेटर इज द साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स, टर्मिनेट्स। तो ये 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जो हमने देखा, इनको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो इसको अभी रब कर देते हैं। एक बार देखते हैं, सपोज करो ये 3 प्राइम डायरेक्शन, ये 5 प्राइम, तो ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था जो टेम्पलेट होता है वो हमेशा कहाँ से होता है? 3 to 5 होता है। तो टेम्पलेट जो होगा, टेम्पलेट क्या होगा? जो एक ऐसा स्टैंड जो कॉपी होता है, द स्टैंड विच कॉपीज, ऐसा स्टैंड जो कॉपी होगा, टेम्पलेट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? 3 प्राइम to 5 प्राइम। और जो न्यू स्टैंड बनेगा, वो हमेशा किस डायरेक्शन बनता है? 5 to 3 प्राइम। ये हमेशा ये वैलिड है फॉर डीएनए एप्लीकेशन एज वेल एज फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो थोड़ा याद रखेंगे। तो टेम्पलेट इस केस में सपोज करो हमने ये मान लिया 3 to 5, ये वाला स्टैंड, इसको अलग कलर से बना लेते हैं तो याद रहेगा। ये वाला स्टैंड हमने टेम्पलेट मान लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ प्रमोटर, दिस इज पी मतलब प्रमोटर, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल जीन और इधर बना लेते हैं टर्मिनेटर, राइट। यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो कहां बाइंड करेगा? वो प्रमोटर पे बाइंड करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो यहां बाइंड कर गया, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया, यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर रहा है, ठीक है। यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर रहा है। तो जो टेम्पलेट हमने ये माना था, तो सपोज करो यहाँ पे ए है,
जी है, सी जी है, सी है, सी है, ठीक है, जी है। तो इस स्टैंड के अपोजिट स्टैंड पे यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, सी होगा, सी होगा, जी होगा, जी होगा, सी होगा, एंड सो ऑन, राइट। ये वाला स्टैंड कॉपी हो रहा है, दिस स्टैंड। तो जब ये स्टैंड कॉपी होगा तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये 5 प्राइम डायरेक्शन होगी और ये 3 प्राइम, क्योंकि एक्सटेंशन हमेशा 5 to 3 होता है, क्योंकि 3 पे OH ग्रुप होता है। तो ए की जगह यहाँ पे क्या लगेगा, U, जी की जगह क्या लगेगा, C, जी की जगह क्या लगेगा, C, C की जगह G, एंड ये हमें पता है, ठीक है। तो ये वाला स्टैंड जो ऊपर हमने रेड से बनाया है, उस वाले स्टैंड को क्या बोलते हैं हम, टेम्पलेट स्टैंड। तो ये वाला जो स्टैंड है, दिस स्टैंड इज टेम्पलेट या फिर एंटी सेंस स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड, ठीक है। तो जो स्टैंड कॉपी होता है और वो जो आरएनए बनाता है, उस स्टैंड को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट या एंटी सेंस, ठीक है। अब दूसरा स्टैंड देखते हैं एक बार, इस वाले स्टैंड को देखते हैं। आरएनए की डायरेक्शन 5 to 3 ये थी, ये वाला डायरेक्शन भी 5 to 3 है, ठीक है। ये जो स्टैंड, एक बार सीक्वेंस देखना, सी है, इसमें भी सी है, यहाँ जी है आरएनए पे, तो डीएनए के दूसरे स्टैंड पे भी जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, सी है, सी, 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 यू और टी, भाई ये सेम ही तो है। आरएनए में यू होता है और डीएनए में उसकी जगह थाइमिन होता है। तो जो इस वाले आरएनए का कोड है वही इसका कोड है, भाई कोड तो सेम है ना, इसलिए जो दूसरा स्टैंड होता है इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड। दोनों का सेंस सेम ही तो है, इसलिए इसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। तो कोडिंग स्टैंड क्या होता है, कोडिंग स्टैंड वो स्टैंड है जो कॉपी तो नहीं हो रहा, आरएनए तो नहीं बनाता, लेकिन उसका जो कोड होता है वो सेम होता है आरएनए जैसा। जैसे इसमें केस में देखा, आरएनए जैसे ही कोड है ना, तो कोडिंग स्टैंड का जो कोड होता है इट इज सेम एज आरएनए, इसलिए इसे कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, या फिर सेंस स्टैंड, सेंस सेम है। लेकिन इस वाले स्टैंड को देखो जो कॉपी हो रहा है, भाई कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस अटैच हो रहे हैं ना न्यूक्लियोटाइड्स, तो कोड तो अलग है, तो नॉन कोडिंग, इसको नॉन कोडिंग भी बोल देते हैं। एंड सेंस भी अलग है, तो एंटी सेंस, और टेम्पलेट कॉपी हो रहा है, तो थोड़ा ये याद रखेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है, कोडिंग स्टैंड क्या होता है, हमने जान लिया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब बात ये आती है कि ये वाला स्टैंड कॉपी क्यों नहीं हुआ, टेम्पलेट ये क्यों नहीं बना इस केस में, ठीक है। तो अगर हम देखें, इस बात को ध्यान से सुनेंगे, जितने भी रेफरेंस पॉइंट होते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन भी है, जितने भी रेफरेंस पॉइंट होते हैं हम कोडिंग स्टैंड से लेते हैं, कोडिंग स्टैंड से रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और प्रमोटर हमेशा और हमेशा कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम एंड पे होगा। मैं लिख देता हूं, प्रमोटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड। क्योंकि जितने भी रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, हम टेम्पलेट सॉरी टर्मिनेटर हो गया या प्रमोटर हो गया, ये किसके हिसाब से लेते हैं रेफरेंस, कोडिंग स्टैंड के। तो प्रमोटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, और टर्मिनेटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द 3 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्टैंड। इस केस में देखो कोडिंग ही है, तो कोडिंग का 5 प्राइम एंड है, तो प्रमोटर यहाँ पे है। इस वाले कोडिंग स्टैंड का 3 प्राइम ये है, तो टर्मिनेटर यहाँ पे है। इफ वी चेंज द टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड, मैं इसको एक बार रब कर देता हूं यहाँ पे, इफ वी चेंज द टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड, देखो अब सपोज करो इस केस में ये वाला हम कोडिंग स्टैंड ले लेते हैं, उल्टा कर दिया ना, ये कोडिंग ले लेते हैं, ये टेम्पलेट ले लेते हैं। तो टेम्पलेट 3 to 5 होगा, तो ये वाला स्टैंड कॉपी होगा और आरएनए बनाएगा, ये आरएनए बना देगा 5 to 3, ठीक है। तो ये टेम्पलेट है, तो ये कोडिंग है। तो कोडिंग का 5 प्राइम देखना ये है, तो इस केस में प्रमोटर क्या होगा, ये होगा, और ये क्या होगा, टर्मिनेटर। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर चेंज हो गया ना, क्योंकि कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम एंड पे क्या होता है, प्रमोटर, कोडिंग स्टैंड के 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, टर्मिनेटर, ठीक है। सो देयरफॉर इफ वी चेंज द टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड, अगर हम टेम्पलेट और कोडिंग को चेंज कर दें तो प्रमोटर और टर्मिनेटर भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमने टेम्पलेट इसको माना था तो प्रमोटर यहाँ था,
अब टेम्पलेट अगर इसको मान लें तो प्रमोटर यहाँ पर है, बिकॉज प्रमोटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड टर्मिनेटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, बिकॉज ऑल द रेफरेंस पॉइंट्स आर मेड फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो हमने बोला है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो इसको रब कर देते हैं। अच्छा, ये बात, अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो जो डीएनए होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, वो तो पूरा का पूरा जीनोम को कॉपी कर देता है, नॉन सिलेक्टिव होती है। रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, पूरा का पूरा जीनोम एज इट इज कॉपी हो जाएगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन बहुत सिलेक्टिव होती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन सिलेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो ये एक लिवर का सेल है, हिपैटोसाइट है, एक हिपैटोसाइट है। ठीक है, इसमें कुछ जीन्स हैं, तो लिख देते हैं जीन 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और सपोज करो एक सेल है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, तो इसके जीन्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था जो रेप्लिकेशन होती है वो पूरा का पूरा जीनोम को कॉपी करता है। जो भी जीन्स हिपैटोसाइट में होंगे वही जीन पैनक्रियाज के बीटा सेल में होंगे। हमारी बॉडी के हर एक सेल में सेम जीन होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो सपोज करो जीन 3 के यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जीन 3 ने आरएनए बनाया और एमआरएनए बनाया, और इस एमआरएनए से एक प्रोटीन बन गई पॉलीपेप्टाइड, उसका नाम था एल्ब्यूमिन। ठीक है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज में जो थर्ड जीन है वो ट्रांसक्राइब ही नहीं हो रहा है, एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है, इसका ये ट्रांसक्राइब हो ही नहीं रहा है, ये ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा है, और इंसुलिन और एल्ब्यूमिन नहीं बन रही है। तो अच्छा, इस केस में जो फिफ्थ जीन है वो ट्रांसक्राइब कर रहा है, आरएनए बना रहा है, और इससे क्या बना रहा है, इंसुलिन बना रहा है। लेकिन इस केस में जो फिफ्थ जीन है वो ट्रांसक्राइब ही नहीं कर रहा है, ट्रांसक्राइब नहीं कर रहा है। तो हमने देखा कि भाई जो रेप्लिकेशन होता है वो पूरा का पूरा जीनोम को कॉपी कर देता है, नॉन सिलेक्टिव है, एज इट इज कॉपी कर देगा, जिसकी वजह से हर एक सेल में सेम जीन्स जाएंगे। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन इज सिलेक्टिव। जैसे हम देख रहे हैं हिपैटोसाइट में थर्ड जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जीन एक्सप्रेस कर रहा है, एल्ब्यूमिन बना रहा है, लेकिन बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज में एल्ब्यूमिन नहीं बन रहा है, क्योंकि जो थर्ड जीन है वो ट्रांसक्राइब नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से थर्ड जीन स्विच ऑफ है। सिमिलरली हियर फिफ्थ जीन ट्रांसक्राइब एंड फॉर्म इंसुलिन, बट दिस जीन इज स्विच ऑफ इन द हिपैटोसाइट। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन इज वेरी सिलेक्टिव, ट्रांसक्रिप्शन बहुत सिलेक्टिव होता है, याद रखेंगे। इसको रब कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन प्रोकैरियोट। एक बार देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन प्रोकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने देखा था प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर। तो एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं भाई। ठीक है, सपोज करो एक डीएनए है, ठीक है, ये प्रमोटर है, ये क्या है इसका प्रमोटर, ये हमने बना लिया प्रमोटर, ये प्रमोटर है। ठीक है, ये प्रमोटर हमने बना लिया यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शन, अब देखो सपोज करो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, इसको हमने नाम दिया है +1, ठीक है, 3 1 2 3। तो ये +1 है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 -8 -9 -10।
एक्चुअली ये +1 जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये भाई हमें पता है डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स बना दिए हमने, +1 नाम दिए क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसलिए मैंने +1 दिया। ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो इसको माइनस ले लिया हमने। तो -10 जो -10 सीक्वेंस है, यहाँ पे सीक्वेंस होता है यहाँ पर, उस सीक्वेंस का नाम है, यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रमोटर है। यहाँ पे सीक्वेंस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसका नाम है यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं TATAT, ठीक है, -10 पे आ रहा है, -10 पे। तो ये जो सीक्वेंस है TATAT, तो याद रखेंगे इसको टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स, या फिर प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं इसे, प्रिब्नो बॉक्स, ठीक है। तो ये जो प्रिब्नो बॉक्स होता है वो -10 सीक्वेंस पे होता है। माइनस मतलब क्यों लिखा, क्योंकि जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करता है, हमने पढ़ा था ना, प्रमोटर पे कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज, तो जब बाइंड करता है वो स्लिप हो जाता है, यहाँ पे स्लिप होता है, तो यहाँ स्लिप होकर उसने ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट किया, तो जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है वो +1 होता है, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस होते हैं जो ट्रांसक्राइब नहीं करे, ये अपस्ट्रीम सीक्वेंस हैं, और जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होता है सारे डाउनस्ट्रीम है जो प्लस में होंगे। तो यहाँ वाले जितने भी सीक्वेंस होंगे जो ट्रांसक्राइब करेंगे वो डाउनस्ट्रीम में होंगे, डाउनस्ट्रीम वाले सीक्वेंस सारे पॉजिटिव में आएंगे। और ये जो सीक्वेंस हैं इधर सारे, ये वाले जो माइनस में आ रहे हैं, दीज आर इन अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम में होंगे, अपस्ट्रीम में नेगेटिव में आता है क्योंकि ये ट्रांसक्राइब नहीं हो रहे हैं। तो +1 है तो -1, -2, -3 करके -10 पे प्रमोटर आ जाता है। प्रमोटर में एक सीक्वेंस होता है जिसको हम AT रिच होता है, ये बेसिकली दिस सीक्वेंस इज रिच इन AT, इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं। प्रिब्नो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था तो प्रिब्नो बॉक्स पड़ गया नाम, ठीक है। इस घर में सपोज करो ये हाउस है प्रमोटर, उसमें एक छोटा सा एंट्रेंस है और एक एंट्रेंस और होती है यहाँ पर, ये -35 पे आती है, -35 मतलब ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट ये है। तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके -35 पे एक सीक्वेंस है जिसका नाम है GACA। हमें सीक्वेंस याद नहीं रखने हैं, तो ये -35 सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो साइंटिस्ट इसको सिंपल -35 सीक्वेंस बोलते हैं बिकॉज दिस सीक्वेंस लाइज इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ से जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ तो इसके -35 सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड पे TTGAC आता है, तो एक एंट्रेंस ये है। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज टाटा बॉक्स पे भी आ सकता है, और दोनों ये घर है तो घर की, इस प्रमोटर एक घर है तो इस घर की 2 एंट्रेंस है, TTGAC -35 और -10, एक -35 भी है, -10 पे है। तो आरएनए पॉलीमरेज इन दोनों में से किसी पे भी आ जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज किस पे बैठता है, प्रमोटर पे बैठता है। तो जो अगर हम आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज किस पे बैठता है, प्रमोटर पे बैठता है। तो प्रमोटर यहाँ भी बैठ सकता है ये, और यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। तो ये एंजाइम प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज जो होता है किस पे बैठता है, प्रमोटर पे। तो इस प्रिब्नो पे भी बैठ सकता है और -35 सीक्वेंस पे भी बैठ सकता है। तो एक सीक्वेंस हमने देखा था, आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर देखा था, α2 बीटा बीटा डैश ओमेगा एंड सिग्मा, ठीक है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज पे एक यूनिट थी, इस पे सिग्मा, इस पे एक सिग्मा था। तो ये जो सिग्मा था ना, ये हेल्प करता है इस एंजाइम को कि भाई इस प्रमोटर पे जाकर बैठ जाए। तो सिग्मा फैक्टर क्या काम करता है, सिग्मा फैक्टर हेल्प्स आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड ओवर द प्रमोटर, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज ये जो सिग्मा फैक्टर ना, इस एंजाइम को, ये सिग्मा फैक्टर इस एंजाइम को बोलेगा भाई यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। तो प्रमोटर पे कौन सा फैक्टर हेल्प करता है बाइंड कराने के लिए, सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो जब प्रमोटर पे आके बैठ गया, ये प्रमोटर पे आके बैठ गया, थोड़ा स्लिप करा भाई, थोड़ा स्लिप करा और यहाँ से इसने ट्रांसक्रिप्शन शुरू करी। तो ये जो होगा ये स्ट्रक्चरल जीन होगा, ये क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टर्मिनेटर, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल जीन होगा, यहाँ पे आएगा टर्मिनेटर, ठीक है। खैर अब एक चीज और डिस्कस करना है यहाँ पर कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन होता है,
ये प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक होता है, क्योंकि हमें पता है डीएनए तो एक ही है ना, हमने डिस्कस किया था कि द सीक्वेंसेस इन द प्रोकैरियोट्स आर पॉलीसिस्टोनिक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक ही डीएनए, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, एक डीएनए को सारे ही प्रोटीन बनाने, सारे ही चीज़ करना है एक ही डीएनए को, तो इस पर कई सारे सीक्वेंस होंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे। तो सपोज करो ये स्ट्रक्चरल जीन Z लिया, ये Y लिया, ये A लिया, तो Z एक अलग पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, ये जो Y है ये एक अलग पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, ये जो A लिया हमने A, ये एक अलग पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। तो जो स्ट्रक्चरल जीन होता है प्रोकैरियोट्स का कैसा होता है? पॉलीसिस्टोनिक। सिस्टोनिक क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड। तो सिस्टोन क्या होता है? एक ऐसा सेगमेंट होता है डीएनए पे जो क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोकैरियोट्स में ऐसे काफी सारे सिस्टोन होते हैं, क्योंकि भाई एक ही डीएनए सारी प्रोटीन से एक को ही बनानी है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। हमारे अंदर इंसुलिन का जीन अलग है, ग्लूकागॉन का अलग है, ठीक है, और हेक्सोकाइनेज का अलग है, डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट प्रोटीन के लिए अलग जीन प्रेजेंट है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक ही डीएनए को सारे प्रोटीन बनाने हैं, इसलिए उसका जो जीन होता है, डीएनए होता है, कैसा होता है? पॉलीसिस्टोनिक। डिफरेंट सिस्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक आरएनए पॉलीमरेज आएगा, एक आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगा और सारे जीन को क्या करेगा? ट्रांसक्राइब कर देगा और डिफरेंट प्रोटीन बना देगा। सो इन प्रोकैरियोट्स सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्राइब द होल सिस्ट्रॉन, सारे सिस्ट्रॉन को ट्रांसक्राइब कर देगा। और यहाँ पे टर्मिनेटर है, तो टर्मिनेटर पे क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है प्रोकैरियोट्स में, जिसमें हमने प्रिब्नोबॉक्स देखा, -35 सीक्वेंस देखा, स्टार्ट साइट देखी, और जो स्ट्रक्चर जीन था कैसा था? पॉलीसिस्टोनिक। डिफरेंट सिस्ट्रॉन थे जो डिफरेंट प्रोटीन बना रहे थे, और टर्मिनेटर पे क्या हो जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। एक बार देखते हैं कि ये जो अल्फा बीटा डैश, इनका क्या फंक्शन होता है। हमने देखा था ना आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर, थोड़ा इसको रब कर देते हैं। अब देखते हैं भाई ये जो एंजाइम था आरएनए पॉलीमरेज, अल्फा डैश, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, सिग्मा का क्या फंक्शन था यहाँ पे? सिग्मा जो होता है आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है कि वो प्रमोटर पे जाके बाइंड कर रहा है। यहाँ पे देखो सिग्मा फैक्टर इसको बता रहा है कि यहाँ बैठो, सिग्मा फैक्टर इसको बता रहा है यहाँ बैठो, प्रमोटर पे बैठो, पहला फंक्शन सिग्मा का। और एग्जैक्टली यहां से ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू करनी है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट ये होनी चाहिए भाई, यहां से नहीं करनी, यहां से स्टार्ट करनी है। तो जो सिग्मा फैक्टर होता है, इट ऑल्सो टेल्स आरएनए पॉलीमरेज टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। तो पहला फंक्शन क्या है इसका सिग्मा का? प्रमोटर पे बाइंड कराना। दूसरा फंक्शन क्या है? स्टार्ट साइट से, एक्यूरेट स्टार्ट साइट से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाए, यहां से ना हो। अगर यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी तो आरएनए डिफरेंट बनेगा ना भाई। इंसुलिन का जीन है, अगर वो ट्रांसक्रिप्शन यहां से कर रहा है तो जीन में थोड़ा चेंज आ जाएगा ना, आरएनए में थोड़ा चेंज आ जाएगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहां से ही स्टार्ट करे, वो कौन डिसाइड करता है? सिग्मा। तो सिग्मा फैक्टर्स के दो फंक्शन देख लिए हमने। इट हेल्प्स द आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड ओवर द प्रमोटर एंड इट ऑल्सो डिटरमाइन द एक्यूरेट स्टार्ट साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, अच्छा इसको रब कर देते हैं थोड़ा, मैं इसको रब कर देता हूं। तो जो सिग्मा था उसका फंक्शन क्या था? इट हेल्प्स टू बाइंड आरएनए पॉलीमरेज ओवर प्रमोटर, और it determines accurate start site of transcription, ठीक है। it determines accurate start site of transcription, ठीक है। ये सिग्मा फैक्टर का काम है। अल्फा फैक्टर भी हेल्प करते हैं इसको रिकॉग्निशन, प्रमोटर रिकॉग्निशन में सिग्मा के साथ। तो अल्फा फैक्टर भी यही काम करते हैं। इट हेल्प्स आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड ओवर द प्रमोटर अलोंग विद द सिग्मा, ठीक है।
अल्फा का भी हो गया, अल्फा इसको असिस्ट कर रहे हैं। अब आता है बीटा, बीटा डैश। भाई अल्फा हो गया, अल्फा हो गया, सिग्मा हो गया, बीटा और एक बीटा डैश और एक ओमेगा। बीटा इनिशिएशन कराता है, इनिशिएशन डोमेन कहलाते हैं, और बीटा डैश को बोलते हैं इलोंगेशन डोमेन। इसका मतलब हम लोगों ने देखा जो डीएनए पॉलीमरेज था उसकी डिमांड होती थी बहुत, ग्रेट एंजाइम था, बहुत डिमांड रखता था कि भाई काम करूंगा तो सिंगल स्टैंड पे करूंगा और जब काम करना शुरू करूंगा तो डबल स्टैंड चाहिए। ठीक है, एक्चुअली वो उसको प्राइमर चाहिए था, प्राइमर मिलेगा तभी वो काम करता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज बहुत अच्छा एंजाइम है, इसको कोई प्राइमर नहीं चाहिए, तो ये खुद ही इनिशिएट कर लेता है। इनिशिएशन डोमेन होता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज पे नहीं होता। तो आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर प्राइमर, वो इनिशिएशन डोमेन होता है। तो जैसे ट्रांस ए है तो यू लगा देगा, जी है तो सी लगा देगा, इनिशिएट कर देगा। और बीटा डैश होता है इलोंगेशन, इसको बाद जो आरएनए इनिशिएट किया है तो इलोंगेट करता जाएगा। तो बोल सकते हैं जो एक्चुअली में पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं बीटा और बीटा डैश कराते हैं। तो इनिशिएशन और इलोंगेशन, क्योंकि इसको प्राइमर की जरूरत नहीं होती है, आरएनए पॉलीमरेज को इनिशिएट और इलोंगेट दोनों कर देता है, न्यूक्लियोटाइड्स खुद अटैच करता जाएगा। ठीक है, ओमेगा फैक्टर, ओमेगा फैक्टर जो होता है वो यहां पे लिख देते हैं ओमेगा फैक्टर। ओमेगा इट स्टेबलाइजेस द कोर एंजाइम। जो आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम था उसको स्टेबलाइज करता है, हॉलो को नहीं करता। अगर हॉलो को करता, इसका कारण अब सुनो क्या होता है एक्चुअल में, इसको रब कर देते हैं। क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, इंपॉर्टेंट है भाई। +1 न्यूक्लियोटाइड था, यहां पे +1 न्यूक्लियोटाइड था, ये न्यूक्लियोटाइड था +1, यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है। ठीक है, +2 मतलब G है तो C लग रहा है, यहां पे लिख लेते हैं CCGATAC। तो आरएनए जो बन रहा है ऐसे बन रहा है CGGCUAG। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है, ये आरएनए बन रहा है। अब क्या होता है, जो सिग्मा फैक्टर होता है कुछ न्यूक्लियोटाइड्स अटैच कर देता है और उसके बाद सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से निकल जाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज था, तो जब उसके बाद सिग्मा फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा, माइनस सिग्मा फैक्टर लिख दिया, तो आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर निकल जाता है। तो जब होलो एंजाइम से सिग्मा निकल जाएगा तो कोर बचेगा, क्योंकि अब उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम हो जाएगा। भाई सिग्मा फैक्टर जो एंजाइम पे अटैच था, ये आरएनए पॉलीमरेज था, ठीक है, इस पे सिग्मा फैक्टर अटैच था। तो जब सिग्मा फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा तो ये कोर एंजाइम बचेगा। ये कैसे था, हॉलो एंजाइम। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, तो कम होगा तो ये फास्ट, इसका काम तो हो गया ना सिग्मा का, इसने आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड भी करा दिया और इनिशिएट भी करा दिया एक्यूरेट स्टार्ट साइट से। जब इनिशिएट हो गया, इसका काम हो गया, तो निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा और फास्ट ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, जब इनिशिएशन होता है तो सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को कि वो प्रमोटर पे बाइंड कर जाए। प्रमोटर पे बाइंड करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट साइट एक्यूरेट से स्टार्ट भी करा देगा, और जब कराने के बाद कुछ न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा, 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा और निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा इसका कम हो जाएगा। भाई हॉलो एंजाइम से सिग्मा निकल गया तो इसका कोर एंजाइम से इसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया, तो तेजी से ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फास्ट ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अगर किसी आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर है नहीं तो क्या होगा? तो दो चीज़ होंगी, या तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं करेगा, प्रमोटर पे एक्यूरेटली बाइंड करना मुश्किल हो जाएगा, चलो बाइंड कर भी गया। दूसरा कारण ये भी हो सकता है वो कहीं से भी ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, एक्यूरेट स्टार्ट साइट से +1 से नहीं करेगा, कहीं से भी कर सकता है, यहाँ से कहीं से भी करेगा, म्यूटेशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। और ओमेगा फैक्टर किसको स्टेबलाइज करता है? कोर एंजाइम को, क्योंकि अगर वो हॉलो एंजाइम को स्टेबलाइज करता तो सिग्मा फैक्टर निकलता नहीं वहां से, राइट। तो भाई एक बार देख लेते हैं, सिग्मा फैक्टर का काम प्रमोटर पे बाइंड कराना, एक्यूरेट स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज करना। अल्फा फैक्टर, अल्फा जो होते हैं दो, वो क्या काम करते हैं? वो प्रमोटर पे बाइंड करवाते हैं अलॉन्ग विद सिग्मा। बीटा इनिशिएशन डोमेन और बीटा डैश इलॉन्गेशन डोमेन। ठीक है, इसलिए प्राइमर की जरूरत नहीं है। ओमेगा इट स्टेबलाइज द कोर एंजाइम, नॉट हॉलो एंजाइम, ध्यान रखना है, कोर एंजाइम को स्टेबलाइज करता है ओमेगा फैक्टर।
तो कोर जो ओमेगा फैक्टर होता है, ओमेगा फैक्टर इट स्टेबलाइजेस कोर एंजाइम, नॉट हॉलो। थोड़ा याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है, हम लोगों ने देखा एक तो पॉलीसिस्टोनिक होती है, ठीक है, डिफरेंट सिस्टोन होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं डीएनए पे जो पॉलीपेप्टाइड बना पाते हैं। दूसरा अनइंटरप्टेड होती है, अनइंटरप्टेड, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं होता, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट एब्सेंट होता है। इसका मतलब कि जो डीएनए होता है ना, उस पे जितने भी सीक्वेंस होते हैं सारे कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। कोडिंग सीक्वेंस CS लिख रहा हूं मैं, CS मीन्स कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो जो इससे जो आरएनए बनेगा, आरएनए पे सारे कोडिंग सीक्वेंस आएंगे और उन कोडिंग सीक्वेंस का नाम होता है एक्सॉन्स। ई सब यही आएंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स का जो जीन अरेंजमेंट होता है वो अनइंटरप्टेड होता है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है, जिसके कारण जो कोडिंग सीक्वेंस होंगे सारे और आरएनए पे सारे एक्सॉन्स आएंगे। एक्सॉन्स आर द कोडिंग सीक्वेंस, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तीसरा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रांसलेशन इज ऑलवेज को ट्रांसक्रिप्शनल। तो ट्रांसलेशन इज ऑलवेज को ट्रांसक्रिप्शनल। इसका मतलब क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, देखो भाई, एक सेल है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, और डीएनए से जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए बनता है, वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है। ये आरएनए न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, इससे प्रोटीन बनेगी। जो ट्रांसलेशन होगा वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, ये एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में, डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन वो भी न्यूक्लियस में ही होती है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये आरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया, ये साइटोप्लाज्म है। आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन, मतलब ट्रांसलेशन कहाँ होती है, ऑलवेज साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। इसलिए ट्रांसलेशन इज ऑलवेज को ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन होती रहती है। तो पॉलीसिस्टोनिक अनइंटरप्टेड स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं होता, केवल एक्सॉन होते हैं, और ट्रांसलेशन इज ऑलवेज को ट्रांसक्रिप्शनल, याद रखेंगे। प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ठीक है। एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, राइट। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एंटी पैरल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये प्रमोटर है, दिस इज प्रमोटर, ठीक है। अब यहां पे दिस इज +1 न्यूक्लियोटाइड, यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट साइट है, ठीक है। यहां पे ये क्या बनाया है, ये टर्मिनेटर बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रमोटर है यहाँ पर भी क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। प्रोकैरियोट्स में -10 पे क्या था, टाटा बॉक्स,
ठीक है, सीक्वेंस हमने बताया था। यहाँ पर -40 पे होता है, -40 पे होता है यूकैरियोट्स में, और सीक्वेंस का नाम है ये TAA। तो ये भी टाटा बॉक्स ही बोलते हैं, 80 रिच होता है। वहाँ पे 6 बेस पेयर का था, 6 बेसेस होते हैं, सॉरी, वहाँ पे 6 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और यहाँ पे 7 बेस होते हैं, 7 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स। 80 रिच होता है ना, टाटा, ठीक है, टाटा बॉक्स। डिस्कवर किया था हुगनेस ने, इसलिए इसको हुगनेस बॉक्स भी बोलते हैं यहाँ पे। और प्रिमनो बॉक्स कहाँ था, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या होता है, हुगनेस किस पे होता है, -40 पे। ठीक है, इधर -70 पे, इधर एक -70 होता है, -70। ठीक है, तो यहाँ पे टाटा बॉक्स एक स्मॉल एंट्रेंस बना लिया हमने, टाटा बॉक्स। -70 पे एक और सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस बना लेते हैं, देखो ये दिख रहा है कुछ, कैट बॉक्स बोलते हैं, कैट बॉक्स मतलब ये सीक्वेंस साइटोसिन एडेनिन और थाइमिन रिच है, तो कैट बॉक्स -70। और एक और यहाँ पे बॉक्स होता है, GC बॉक्स होता है, इसके बीच में एक GC बॉक्स होता है जो ग्वानिन और साइटोसिन रिच होता है। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर पे हमने देखा था वहाँ पे -10 सीक्वेंस पे था टाटा बॉक्स, यहाँ पे -40 पे है। यहाँ पर कैट बॉक्स होता है एक -70 पे, और बीच में GC बॉक्स होता है। तो ये यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है। ठीक है, ये हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हम लोगों को सीक्वेंस भी याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक। डिवीजन ऑफ लेबर है ना, एक ही सिस्ट्रॉन होगा एक जीन पे। ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक, ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। दूसरा क्या होता है देखना, यहां पर जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, यहां पे जो यूकैरियोट्स में जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसमें क्या होता है, उसमें कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं। CS मतलब कोडिंग, NCS मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस। शॉर्ट में लिख रहे हैं ऐसी हमारे कन्वीनियंस के लिए, NCS मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, फिर से कोडिंग सीक्वेंस बना लेते हैं कुछ, NCS, ये NCS, और ये वाले क्या है, CS। तो इससे अगर जब ट्रांसक्रिप्शन होगा RNA बनेगा 5 प्राइम 3 प्राइम। ये जो RNA बनेगा उस पे कोडिंग सीक्वेंस मतलब एक्सॉन, नॉन कोडिंग मतलब इंट्रॉन, I। तो कुछ ऐसा बनेगा, I। तो E मतलब एक्सॉन और I मतलब इंट्रॉन। तो एक्सॉन इज कोडिंग सीक्वेंस एंड इंट्रॉन इज नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो इंट्रॉन क्या होते हैं यहां पर लिख देते हैं, इंट्रॉन इज नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इंटरवेनिंग सीक्वेंस, या फिर जंक सीक्वेंस, किसी उस चीज को कोड नहीं करते हैं। तो भाई एक्सॉन इंट्रॉन, ध्यान रखना इंटरवेनिंग है, 2 एक्सॉन के बीच में ही आएगा। अगर किसी जीन में 10 एक्सॉन है तो इंट्रॉन कितने होंगे, 9 होंगे, बीच में होगा। ठीक है, इंटरवेनिंग है ना, तो एक्सॉन कोडिंग नॉन कोडिंग, जिसकी वजह से जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर जीन होता है वो कैसा होता है, इंटरप्टेड, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होती है। तो पहला पॉइंट हमने लिखा था मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। दूसरा पॉइंट, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पे एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं। और तीसरा पॉइंट, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस होता है, भाई सेल है यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस, डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर, आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर, ये आरएनए न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स से साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में आएगा आरएनए तो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, तो ट्रांसलेशन काम करता है साइटोप्लाज्म में।
तो यहाँ पे ट्रांसलेशन जो होती है वो कपल्ड नहीं होती ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो जाती है और ट्रांसलेशन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, अनकपल्ड होता है। तो ट्रांसलेशन इज अनकपल्ड विथ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इज अनकपल्ड विद ट्रांसलेशन। थोड़ा याद रखेंगे इसको, तो ये 3 पॉइंट थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स की, तो देखते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले स्टेप होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन 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 में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। सपोज करो ये डीएनए है एक, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, ठीक है। ये वाला सीक्वेंस जो ऊपर है ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये वाला है नॉन कोडिंग, मतलब टेम्पलेट है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, प्रमोटर कोडिंग के 5 पे होता है ना, डिस्कस किया था। दिस इज प्रमोटर, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ZYA पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन, एंड दिस इज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर बना लिया हमने। 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे होता है ना टर्मिनेटर, डिस्कस किया था हमने। अच्छा, इनिशिएशन में क्या होता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इस पे सिग्मा फैक्टर दिखा देते हैं, इस पे सिग्मा फैक्टर है और ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, इस प्रमोटर पे बाइंड कर जाएगा। किस पे बाइंड कर जाएगा, ये प्रमोटर पे, ठीक है। तो इनिशिएशन हो जाएगा, प्रमोटर पे बाइंड यहां पे करेगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा। फिर इसको ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। इस पे सिग्मा फैक्टर बैठा है, ये यहां पे बाइंड कर जाएगा प्रमोटर पे, ठीक है। तो ये इनिशिएशन हो गया। नेक्स्ट होता है इलोंगेशन। इलोंगेशन होगा तो बना लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करते हैं। ये 3 प्राइम एंड ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो जो ब्लू वाला स्टैंड है प्रमोटर, ये कोडिंग स्टैंड है, दिस इज कोडिंग स्टैंड, ये कोडिंग स्टैंड है। तो प्रमोटर यहाँ पे ही होगा ना कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम एंड पे, दिस इज प्रमोटर, ठीक है। जो रेड से बनाया है वो टेम्पलेट है, दिस इज टेम्पलेट। तो टेम्पलेट जो होता है वो 3 to 5 होता है, देखा था हमने, ठीक है। अच्छा, तो यहां से इस टेम्पलेट को कॉपी करता हूं, आरएनए बन रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आरएनए बन रहे हैं। तो इलोंगेशन में क्या होता है, माइनस सिग्मा, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है ऐसा काम, 5 to 3 एक्सटेंड करता जा रहा है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज का बनाता जा रहा है 5 to 3। यहां पे लिख देते हैं कौन कर रहा है ऐसा काम, ये आरएनए, थोड़ा बना देते हैं अच्छे से, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है काम, ये वाला काम, ठीक है। लेकिन जब ये एलोंगेशन कर रहा है, इस आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर निकल चुका है, माइनस सिग्मा फैक्टर हो चुका है। हमने बताया था ना, सिग्मा फैक्टर जब निकल जाता है क्योंकि प्रमोटर पे बाइंड करा दिया, ट्रांसक्रिप्शन एक्यूरेट स्टार्ट करा दी, सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा और जिसकी वजह से फास्ट ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो इलोंगेशन में ऐसा होता है। एक चीज़ सुनना, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये ना, ये भी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है हेलिकेज की तरह, जो जैसे हमने पढ़ा था ना डीएनए प्रोटीन ए भी यही करती थी, खींच लेती थी, तो यहाँ पे भी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं। ये काम आरएनए पॉलीमरेज ही करते हैं।
ट्रांसक्रिप्शन बबल है ये, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन बबल एंड दिस ट्रांसक्रिप्शन बबल इज फॉर्म बाय द आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ, कोई स्पेशल एंजाइम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। ये डायरेक्शन यहां से होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 to 3 एक्सटेंड करता है ना, ऐसे एक्सटेंड कर रहा है, आगे ऐसे एक्सटेंड करता जा रहा है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनेटर है, दिस इज टर्मिनेटर, ठीक है। अब टर्मिनेशन पे क्या होगा, थोड़ा रब कर देते हैं। टर्मिनेशन पे क्या होगा, टर्मिनेशन के दौरान क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटीन आती है जिसका नाम है रो फैक्टर। रो फैक्टर, ये रो फैक्टर क्या काम करती है, ध्यान से सुनेंगे। ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड बना लेते हैं, फाइव प्राइम एंड था इसका, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम था, ये 5 प्राइम था, ठीक है। ये इलॉन्गेशन वाला स्टेप हो गया था हमारा, ठीक है। टर्मिनेशन पढ़ रहे थे हम लोग। तो ब्लू वाला क्या था, कोडिंग स्ट्रैंड था, और ये जो रेड से बनाया था ये नीचे, दिस इज टेम्पलेट, नॉन कोडिंग और एंटी सेंस, ठीक है। कोडिंग को सेंस बोलते हैं। तो प्रमोटर हमेशा 5 प्राइम एंड पे होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। प्रमोटर हमेशा किस एंड पे होता है, 5 प्राइम एंड पे ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड ये ले लिया हमने, आरएनए बनता जा रहा है 5 to 3, 5 प्राइम एंटी पैरेलल बनेगा, 5 to 3 आरएनए बनता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर। तो ड्यूरिंग द टर्मिनेशन रो फैक्टर आते हैं। रो फैक्टर क्या काम करेंगे, ध्यान सुनेंगे। रो फैक्टर टर्मिनेटर, जब टर्मिनेटर आएगा ना, जब टर्मिनेटर आएगा, जो ये वाला स्ट्रक्चर यूनिट, ये वाला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आएगी टर्मिनेटर की, तो टर्मिनेटर इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। रो फैक्टर आएगा और डीएनए और आरएनए के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। डीएनए और आरएनए बनता है ना, इसको यहाँ से तोड़कर इसको यहाँ से निकाल देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है भाई। कॉम्प्लीमेंट्री बनता जा रहा है ना, ए की जगह टी, ए की जगह यू, जी की जगह सी, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं ना, सी की जगह जी, टी की जगह ए, ठीक है, ऐसा बनता जा रहा है। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा रो फैक्टर और आरएनए को निकाल देगा। तो टर्मिनेशन पे क्या होता है, रो फैक्टर प्लस रो फैक्टर आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव कर देगा, ठीक है, लाइक हेलिकेजेस, और आरएनए को क्या कर देगा, आरएनए यहां से डीएनए के टेम्पलेट से इजेक्ट आउट हो जाएगा। आरएनए रिमूव्स फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, तो टर्मिनेशन हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेशन कौन कराता है, रो फैक्टर कराता है। तो इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर, ड्यूरिंग द इलॉन्गेशन आरएनए बनता जाएगा और सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा, और टर्मिनेशन कौन कराएगा, रो फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने एमआरएनए बना लिया, ठीक है। लेकिन अब सुनने ध्यान से, लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में एक्चुअली क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वो एचएनआरएनए बनता है, क्योंकि हमने बताया था यूकैरियोट्स में जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो कैसा होता है, इंटरप्टेड, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, इंटरप्टेड होने के कारण उसमें क्या होता है, एचएनआरएनए बनता है, पहले एचएनआरएनए बनता है, एमआरएनए नहीं बनता, एचएनआरएनए बनता है। ये जो एचएनआरएनए होगा 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ठीक है, कुछ ऐसा बनाते हैं, चलो अभी ऐसे लिख लेते हैं, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, यहाँ पे यूटीआर होते हैं और यहाँ पे यूटीआर होते हैं। यूटीआर मीन्स अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये 5 प्राइम यूटीआर है, ये 3 प्राइम यूटीआर है, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होता है इनका, ठीक है। एक्सॉन्स और बीच में इंट्रॉन्स,
इंट्रॉन्स थोड़े छोटे होते हैं एक्सॉन से, बीच में क्या है इंट्रॉन्स। तो ये वाले एक्सॉन्स हैं ई, और ब्लू वाले इंट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये HNRNA है, दिस इज HNRNA। अब क्या होता है, अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल, इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। अब क्या होता है भाई, जैसे अब इसका क्या होगा, इसका होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, PTM, ठीक है। PTM होगी इसकी, PTM जैसे कोई शरारती बच्चा है तो शरारती बच्चे को कैसे सुधारा जाता है, PTM में उसके पेरेंट्स को बुलाकर। सेम यहाँ पे HNRNA शरारती बच्चा एक, इस शरारती बच्चा ऐसा अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है और बोलता है ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, ट्रांसलेशन करने से मना कर देता है, तो उसके लिए PTM की जाती है, PTM की जाएगी यहाँ पे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की जाएगी। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जो की जाती है उसके 3 स्टेप होते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे इसके 3 स्टेप्स होंगे। पहला कैपिंग होगी, दूसरा टेलिंग होगी, तीसरा स्प्लाइसिंग होगी। टेलिंग मतलब पॉली एडिनाइलेशन, ये पढ़ते हैं क्या करके, पॉली एडिनाइलेशन। तो PTM में इसको सुधारने के लिए 3 स्टेप होंगे, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। तो 3 स्टेप में ये सुधरेगा, वो सुधारते हैं फिर, मतलब HNRNA से जब ये 3 स्टेप होंगे तो इन 3 स्टेप के बाद क्या बन जाएगा, ये सुधर के mRNA बन जाएगा। ये जो mRNA होता है ये फंक्शनल होता है, दिस इज स्टेबल एंड इट इज फंक्शनल, ये ट्रांसलेशन कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ट्रांसलेशन, सुधर जाएगा ना, ठीक है। तो उसको सुधारने के लिए क्या करना होगा देखते हैं। तो उसको सुधारना है, तो सुधारने के लिए क्या किया जाता है देखते हैं भाई। तो PTM पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले जो स्टेप है वो कैपिंग होता है, इसको टोपी पहनाई जाएगी सुधारने के लिए, ठीक है, सुधारने के लिए टोपी पहनाई जा रही है। ये UTR है, UTR 3' UTR, ठीक है। एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स होंगे ये भी, एक्सॉन्स, 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 एक्सॉन्स। इसके बीच में क्या होता है, इंट्रॉन्स, इंटरवेनिंग जंक सीक्वेंस। ये जंक सीक्वेंस जो होते हैं ना, ये चांसेस ऑफ इवोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, फ्यूचर में इसमें म्यूटेशन हो सकता है और इवोल्यूशन का चांसेस प्रोवाइड करते हैं ये। तो इंट्रॉन्स का होना एक ऐसा करेक्टर है जिससे इवोल्यूशन पॉसिबल है। इंट्रॉन्स, 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 एक्सॉन्स, 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 राइट। कैपिंग में ये 5' UTR, ये 3' UTR, ट्रांसलेशन रीजन। कैपिंग में क्या होता है, 5' एंड पे, इसके 5' एंड पे ना कैप पहनाई जाएगी, टोपी। टोपी क्या, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड अटैच कर दिया जाएगा। अनयूजुअल क्या है, ग्वानोसिन, एक न्यूक्लियोटाइड है ग्वानोसिन, ठीक है। इसकी 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर इसको यहां पर लगा दिया जाता है। मतलब जो ग्वानोसिन होता है ना, ग्वानोसिन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उसके 7th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया, मिथाइल ग्रुप, और अटैच करने के बाद उसको यहाँ पे अटैच 5' एंड पे लगा दिया जाता है। तो जब ये 5' एंड पे लगेगा, तो ये 5' एंड पे इसको लगा दिया जाता है, तो यहाँ लगा देते हैं कैप, ग्वानोसिन विच इज मिथाइलेटेड एट 7th पोजीशन। तो ग्वानोसिन मिथाइलेटेड एट 7th पोजीशन, ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड अटैच कर दिया जाता है 5' एंड पे। एंजाइम जो है ऐसा करता है, एंजाइम का नाम है ग्वानोसिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम कैप करता है। तो ग्वानोसिल ट्रांसफरेज हेल्प्स इन द कैपिंग ऑफ द HNRNA एट 5' एंड। ये HNRNA है अभी, दिस इज HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, ठीक है।
तो कैप लगाने का मतलब ये है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब कैप लगती है न्यूक्लियस से, जब ये वहाँ पर जाएगा साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ पे न्यूक्लियसेस होते हैं। न्यूक्लियसेस क्या करते हैं, अटैक करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को, और अटैक करेंगे तो यहाँ से अगर कट गया तो कोडिंग सीक्वेंस भी कट सकते हैं, तो उसको बचाने की यहाँ पे कैपिंग लगती है। तो कैपिंग से ये स्टेबल होता है और न्यूक्लियस के अटैक से बचता है, ठीक है। और जो कैपिंग होती है, वो कैपिंग जो होती है भाई को ट्रांसक्रिप्शन होती है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता जाता है और कैपिंग पहले हो जाती है। भाई आरएनए की सिंथेसिस 5 to 3 होती है ना, 5 to 3, 3 प्राइम पे एक्सटेंशन करता जा रहा है, ये तो एक्सटेंशन करता जा रहा है ना, 5 प्राइम एंड पे कैप लग जाती है ड्यूरिंग द एक्सटेंशन। तो ये जो कैपिंग होती है इट इज ऑलवेज को ट्रांसक्रिप्शनल, कैपिंग होती है को ट्रांसक्रिप्शनल, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ कैपिंग हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है टेलिंग। टोपी पहन ली, इसको सुधारने के लिए टोपिंग पहना दी, भाई अनस्टेबल है, एमआरएनए बनाना है, इसे फंक्शनल बनाना है, तो उसके बाद टेलिंग, इसको पूंछ लगाई जाएगी। अब टोपी पहना दी, अब पूंछ पहनेगा, ये पूंछ कैसे पहनेगा देखते हैं। ये इसकी टोपी मिथाइलेटेड है गुआनोसिन 5th पोजीशन पे, ये यूटीआर है, यूटीआर 3 प्राइम, एक्सॉन इंट्रॉन तो है ही, एक्सॉन्स, बीच में क्या होंगे इंट्रॉन्स, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, ये एक्सॉन है और बीच वाले इंट्रॉन्स हैं, राइट। 3 प्राइम एंड पे अब क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है पाप कैसे, पॉली ए पॉलीमरेज, ए यहाँ पे एडेनिन है, पॉली एडेनिन पॉलीमरेज, मतलब इसके 3 प्राइम एंड पे ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम आया पाप, ये रहा पाप, ये तो हैप्पी वाला पाप है, ये क्या करेगा एंजाइम, इसके 3 प्राइम एंड पे एडेनिन 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 लगा देगा। कितने एडेनिन एडेनिन लगा देगा, 200 से 300, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये एंजाइम जो पाप आएगा, पाप इसके 3 प्राइम एंड पे कितने ए कर देगा, 200 से 300 कर देगा ए। तो भाई अब ये जो एचएनआरएनए है, ये जो आगे एमआरएनए बनाएगा, तो इसके 5th प्राइम पे टोपी पहनी हुई है, ये टोपी इसको बचाएगी न्यूक्लियस से। 3 प्राइम एंड पे 200 से 300 क्या है, एडेनिन, तो ये भी उसको न्यूक्लियस से बचाएंगे। न्यूक्लियस अगर एडेनिन को कट भी करेंगे तो 200 से 300 जब तक कट करेंगे तब तक ये ट्रांसलेशन कर जाएगा, तो यहां से भी बच गया। तो 5 प्राइम कैपिंग एंड 3 प्राइम टेलिंग हेल्प्स दिस एचएनआरएनए और वी कैन से हेल्प दिस एमआरएनए टू प्रिवेंट फ्रॉम न्यूक्लियस अटैक। न्यूक्लियस अटैक से इसको बचाते हैं और इसको स्टेबल बनाते हैं। 5 प्राइम से टोपी बचाएगी न्यूक्लियस से, और 3 प्राइम एंड पे 200 से 300 एडेनिन जो पूंछ लगी वो बचाएगी। अब लास्ट स्टेप क्या होना है, स्प्लाइसिंग होनी है इसकी, इसको काटा जाएगा। सुधारना है, इसको सुधारना है तो थोड़ा इसको काटना भी पड़ेगा। टोपी लगा दी, पूंछ लगा दी, अब इसको सुधारने के लिए लास्ट स्टेप क्या होगा, स्प्लाइसिंग। लास्ट स्टेप जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, वो पढ़ने जा रहे हैं हम स्प्लाइसिंग। द लास्ट स्टेप इज स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, स्प्लाइसियोसोम्स की वजह से होता है। स्प्लाइसियोसोम्स, स्प्लाइसियो स्पेलिंग इसकी स्प्लाइसियोसोम्स। स्प्लाइसियोसोम्स की, स्प्लाइसियोसोम्स एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी वजह से होता है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एसएनआरएनए होता है प्लस कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एसएनआरएनए याद करो, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। कौन सा आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है यूकैरियोट्स में, केवल यूकैरियोट्स में बनता है। इनको हम स्नप्स भी बोलते हैं, स्नप्स, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, या फिर एसएनआरएनपीज भी बोलते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है। तो जो स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन्स को हटाना है। इंट्रॉन्स को हटाएंगे तो केवल कोडिंग रह जाएंगे, एमआरएनए फिर बनेगा। तो स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को हटाया जाता है, और इंट्रॉन्स को हटाने के लिए क्या चाहिए, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। तो इस स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एसएनआरएनए और प्रोटीन्स होते हैं, या इनको स्नर्व्स भी बोलते हैं, या एसएनआरएनपीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो करता कैसे देखते हैं, देखते हैं।
5 प्राइम एंड पे टोपी पहनी हुई है, हैप्पी वाली, हैप्पी है 5 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पे क्या हुआ है इसके साथ, 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल है, 200 से 300 पाप ने लगाई थी, ठीक है। यूटीआरस होंगे, यूटीआरस एक्सॉन 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 एक्सॉन, बीच में क्या है इंट्रॉन्स, इंटरवेनिंग जंक सीक्वेंस, तो ये एक्सॉन 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 कोडिंग सीक्वेंस, आई मतलब इंट्रॉन्स 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 नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। थोड़ा याद रखेंगे ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ना, ये जो इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स का 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, जैसे इंट्रॉन्स का ये 5 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा, तो ये हमेशा GU और AG, 5 प्राइम एंड पे हमेशा GU होगा और 3 प्राइम एंड पे हमेशा AG होगा। तो ये एक सीक्वेंस है, इंट्रॉन्स हमेशा 5 प्राइम एंड पे GU होगा और 3 प्राइम एंड पे AG होगा। तो ये जो स्नर्प्स होते हैं SNRNPs, ये क्या काम करते हैं, GU और AG को पहचानते हैं, हमेशा आएंगे स्नर्प्स और ऐसे बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। स्नर्प्स कहाँ पे बाइंड कर गए, इंट्रॉन्स पे बाइंड कर गए, ये क्या है स्नर्प्स। स्नर्प्स क्या था, SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर RNA प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, या स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स, ये स्प्लाइसोसोम है, ठीक है। कहाँ बाइंड कर गए, इंट्रॉन्स पे। क्यों बाइंड कर गए इंट्रॉन्स पे, एक्सॉन पे क्यों बाइंड नहीं किया, क्योंकि इंट्रॉन्स के 5 प्राइम एंड पे हमेशा GU होता है और 3 प्राइम एंड पे हमेशा AG होता है। इसको पहचानेगा, इन सीक्वेंस को बैठ जाएगा यहाँ पर, और जब बैठ जाएगा तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, माइनस कुछ ऐसा दिखेगा, एन जितने भी इंट्रॉन्स होंगे इसको बोलते हैं इंट्रॉन लैरियाट, इंट्रॉन लैरियाट। तो अब जो हमें मिलेगा RNA कुछ ऐसा मिलेगा, छोटा होगा, थोड़ा साइज में छोटा होगा, इंट्रॉन्स निकल चुके, 5 प्राइम एंड पे तो टोपी पहनी हुई है भाई, स्टेबल है, स्टेबल कर रहा है इसे, कैप टोपी पहनी हुई है, 3 प्राइम एंड पे पूंछ लगी हुई है, 200 से 300 3 प्राइम एंड, ठीक है। और इसमें सारे के सारे एक्सॉन्स ही होंगे, अब सारे के सारे क्या होंगे, केवल एक्सॉन्स। तो एक्सॉन्स एक्चुअली क्या होता है, ये जो इंट्रॉन निकल जाते हैं उसके बाद RNA लाइगेज भी आता है, RNA लाइगेज। सोचो एक बार, जब इंट्रॉन निकल जाएंगे तो गैप बन जाएगा ना, ये गैप बन जाएगा यहाँ पे, तो ये जो गैप बनेगा इस गैप को फिल कौन करेगा, RNA लाइगेज। RNA लाइगेज इन एक्सॉन को चिपका देगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तो चिपक जाएंगे तो सारे एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस आ जाएंगे और इसको बोलते हैं mRNA। HRNA से क्या ये फंक्शनल होगा, ट्रांसलेशन कर पाएगा, तो HNRNA से mRNA बन गया। तो दिस इज, अब ये इसकी शैतानी जो ये अनस्टेबल था PTM से अब ये फंक्शनल बन गया, इसलिए PTM ज़रूरी होती है भाई। तो यूकैरियोट्स में होती है PTM, और PTM में हमने कैपिंग पढ़ा, टेलिंग पढ़ा और स्प्लाइसिंग पढ़ा, ठीक है। तो ये mRNA बन गया, फंक्शन केवल कोडिंग सीक्वेंस रखता है, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए, स्प्लाइसिंग हो गया। थोड़ा आगे थोड़ा सुनते हैं। सपोज करो, एक एग्जाम्पल देते हैं, सपोज करो कोई इंट्रॉन है, ठीक है, GU AG से होता है ना इंट्रॉन। सपोज करो यहाँ म्यूटेशन हो गया तो यहाँ पे TT आ गया, म्यूटेशन से हो सकता है। तो क्या स्प्लाइसोसोम यहाँ बाइंड कर पाएंगे, बिग नो। और अगर स्प्लाइसोसोम यहाँ बाइंड नहीं कर पाएंगे, क्या स्प्लाइसिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इंट्रॉन RNA में रह जाएगा, जब इंट्रॉन RNA में रह जाएगा तो जो प्रोटीन बनेगी RNA से वो गड़बड़ होगी, ठीक है। प्रोटीन के जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस होंगे वो गड़बड़ हो जाएंगे, उन गड़बड़ होने के कारण डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तब म्यूटेशंस तो उससे क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देते हैं भाई। एक स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स में ट्रोपोमायोसिन जीन होता है, ट्रोपोमायोसिन का, और कार्डियक मसल में भी ट्रोपोमायोसिन जीन होता है, ट्रोपोमायोसिन जीन है ये, ठीक है। यहाँ भी जीन है, ये जीन जब प्रोटीन बनाता है ट्रोपोमायोसिन, ये प्रोटीन बना रहा है,
ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, यहां भी ये वाला जीन प्रोटीन बना रहा है ट्रोपोमायोसिन नाम की। जब साइंटिस्ट ने थोड़ा रिसर्च किया तो साइंटिस्ट चकरा गए। ठीक है, दे स्टार्ट टू स्क्रैच देयर हेड। कैसे स्क्रैच चकरा गए भाई? जो ट्रोपोमायोसिन जो प्रोटीन थी स्केलेटल मसल की और कार्डियक मसल की डिफरेंट थी, जीन सेम था भाई। ट्रोपोमायोसिन जीन देखा सेम, एग्जैक्ट सेम है कार्डियक मसल्स में और स्केलेटल मसल्स में, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है, प्रोटीन जो बनी वो थोड़ी डिफरेंट थी इन कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल। ट्रोपोमायोसिन का जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस था थोड़ा डिफरेंट है दोनों प्रोटीन्स में। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जीन जब सेम है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म होता है दोनों में डिफरेंट होता है। द स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म इन बोथ द जीन इज डिफरेंट ड्यू टू विच the proteins formed in both the muscles, in cardiac muscles as well as in skeletal muscles are different, although they have the same gene same exact, लेकिन प्रोटीन दोनों डिफरेंट हो सकते हैं because of the different splicing mechanism। ठीक है, खैर ये हमारे हायर स्टडीज में तुम पढ़ोगे। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत एक दो बातें हैं थोड़ा याद रखना। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट हमने समझ लिया। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट यूकैरियोट्स में मिलता है जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, presence of split gene arrangement, or we can say that presence of introns is a primitive character। एक primitive character है ये। primitive character क्यों है? क्योंकि ये एक्सेप्शनली आर्कीबैक्टीरिया में भी मिलता है। आर्कीबैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव होते हैं और उसमें भी इंट्रॉन्स रिपोर्ट हुए हैं, राइट? तो प्रेजेंस ऑफ द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट और द प्रेजेंस ऑफ द इंट्रॉन्स इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर बिकॉज इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आर्कीबैक्टीरिया ऑल्सो। दिस इज अ वेरी प्रिमिटिव कैरेक्टर और प्रोकैरियोट्स में नहीं है और हम लोगों में भी है। तो इंट्रॉन्स का होना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। ठीक है, ध्यान रखना है पॉइंट। ठीक है, एनसीईआरटी ने एक ऐसा वर्ड कोड किया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज अ रेमिनेंस ऑफ एंटीक्यूटी। उसका मतलब यही है, प्रेजेंस ऑफ स्प्लिट जीन अरेंजमेंट और प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर बिकॉज इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आर्कीबैक्टीरिया, राइट? Splicing denotes the dominance of RNA word। The dominance of RNA word। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई डीएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आरएनए में हमेशा कोडिंग सीक्वेंस ही होगा, तभी वो ट्रांसलेट करेगा। तो आरएनए वर्ड यही बोलता है कि आरएनए ऑलवेज कंटेन द कोडिंग सीक्वेंस एंड दीज कोडिंग सीक्वेंस फॉर्म्स द पॉलीपेप्टाइड। इसलिए स्प्लाइसिंग की जाती है। स्प्लाइसिंग होगा, इंट्रॉन्स निकाला जाएगा और आरएनए में केवल कोडिंग सीक्वेंस ही रह जाएंगे। आरएनए लाइगेज उनको चिपका देगा एक्सॉन्स को। तो स्प्लाइसिंग डोनेट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। ये 2 पॉइंट हैं, थोड़ा याद रखना है हम लोगों को, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है स्टेटमेंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हमारा पूरा फिनिश होता है। तो हम लोग इसको अच्छे से वीडियो लेक्चर को बार बार देखेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एनसीईआरटी को रीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो। ठीक है, तो एक टेम्पलेट स्टैंड दिया हुआ है, यहाँ पे कोडिंग स्टैंड दिया हुआ है। हम लोगों को उसमें पूछा है कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम अबव डीएनए। तो हम लोगों को पता है टेम्पलेट स्टैंड जो होता है वही हमारा आरएनए बनाता है। तो ये 3' to 5' में टेम्पलेट, तो आरएनए हमेशा 5 to 3 बनेगा, ये हमें पता है। तो जो सीक्वेंस होंगे हम लिख सकते हैं ना, ए की जगह यू, टी की जगह ए, जी की जगह सी एंड सो ऑन। तो एग्जैक्टली जो हमारा जो आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस सेम कोडिंग स्टैंड जैसा होगा, बस टी की जगह क्या क्या लगा दो, यू लगा दो। यहाँ पे टी है यू लगा दो, यहाँ पे टी है यू लगा दो। बाकी जो सीक्वेंस होगा सेम होगा कोडिंग स्टैंड जैसा। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें आरएनए बनाना हो टेम्पलेट से और कोडिंग स्टैंड दिया हो, तो सेम कोडिंग स्टैंड वाला सीक्वेंस लिख देंगे, बस टी की जगह यू लगा देंगे, बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ द आरएनए एंड द कोडिंग स्टैंड इज सेम। बट यू हैव टू प्लेस यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थायमीन इन आरएनए, राइट? तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगर कोडिंग स्टैंड दिया हो, टेम्पलेट लेना हो तो बना सकते हैं। ठीक है, कोडिंग स्टैंड दिया हो और आरएनए बनाओ तो सिंपल है, सेम लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता है, तो इसको हमें करना आना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये भी एनसीईआरटी की मैंने एक स्कैन कॉपी लगाई है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। तो प्रमोटर दिखाया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, स्ट्रक्चर जीन दिखाया हुआ है और ये टर्मिनेटर दिखाया हुआ है, राइट?
कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम डायरेक्शन पे क्या होता है, प्रमोटर। हमने देखा था ना कोडिंग स्ट्रैंड जितने भी रेफरेंस पॉइंट होते हैं कोडिंग स्ट्रैंड से होते हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे क्या है, प्रमोटर, और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे क्या है, टर्मिनेटर, राइट। तो अगर हम अब इसको कोडिंग ले लें और इसको टेम्पलेट मान लें, तो अगर ये कोडिंग स्ट्रैंड होता तो ये क्या हो जाता, प्रमोटर, और ये क्या हो जाता, टर्मिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, इसको एक बार रीड करना मेरे साथ। द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। अब देखो ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है, इन दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। तो फ्लैंक का मतलब होता है किसी दो चीज़ के बीच में, तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या फ्लैंक है, स्ट्रक्चरल जीन। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में आता है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। फ्लैंक का मतलब यहाँ पे ये है, राइट। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। हमने देखा था ना कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे क्या मिलता है, प्रमोटर, ठीक है। अपस्ट्रीम हमने याद करो +1 न्यूक्लियोटाइड, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, और जितने भी यहाँ पे होते हैं वो माइनस सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। माइनस सीक्वेंस जैसे -10 -35 हमने देखा था। तो ये जो प्रमोटर होता है अपस्ट्रीम होगा, हमने पढ़ा था ये, ठीक है। प्रमोटर 5 प्राइम एंड पे होता है कोडिंग स्ट्रैंड के। इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। पढ़ा था ना हमने, प्रमोटर पे कौन बैठता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज किस कहाँ पे मिलता है, प्रमोटर कहाँ पे मिलता है, डी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है डीएनए पे, ठीक है, ओके। और एंड इट इज अ प्रेजेंस ऑफ अ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन आल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स। भाई हमने देखा था इसको टर्मिनेटर बना दो, टर्मिनेटर को प्रमोटर बना दो, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा और ये टेम्पलेट, देखा था ना, ठीक है। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, पढ़ा था हमने। देयर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस, ये हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसको रीड करना आप लोग, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये सारी एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, तो एक बार देखना। द एक्सॉन्स आर इंटरप्रेटेड बाय इंट्रॉन्स, पता था हमने। इंट्रॉन्स आर और इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर प्रोसेस mRNA। HNRNA से जब mRNA बन रहा था तो उसमें इंट्रॉन्स स्प्लाइसिंग से हटा दिए गए थे। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ अ डीएनए सेगमेंट। भाई स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या था, कोडिंग नॉन कोडिंग, कोडिंग नॉन कोडिंग, और कोडिंग सीक्वेंस ही क्या होते हैं, वो होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट यूकैरियोट्स में मिलते हैं और जीन की डेफिनेशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये लाइन थोड़ा एक बार ध्यान से सुनना। इनहेरिटेंस ऑफ अ करैक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड द रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या बोल रहे हैं, एक डीएनए, ठीक है, इसको सही से कर लेते हैं ड्रॉ। एक डीएनए है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पे टर्मिनेटर है। दिस इज P एंड दिस इज T एंड दिस इज स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो ये 5 प्राइम एंड कोडिंग होगा ना, ये ना स्ट्रैंड कोडिंग होगा, ये कैसा होगा, टेम्पलेट। खैर इनहेरिटेंस ऑफ, अब जब स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब करेगा आरएनए बनेगा, आरएनए से ट्रांसलेट करेगा तो प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो जब इसको मतलब जीन एक्सप्रेशन, तो अगर कोई करैक्टर इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ अ करैक्टर मतलब कोई हाइट होगा या स्किन कलर, कुछ भी हो सकता है करैक्टर। सो इनहेरिटेंस ऑफ अ करैक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड द रेगुलेटरी सीक्वेंस। ये जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड नहीं, ये जितने भी प्रमोटर होते हैं यहाँ पे सब रेगुलेटरी सीक्वेंस हैं। तो प्रमोटर, अगर प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा, क्या स्ट्रक्चर जीन ट्रांसक्राइब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज का बाइंड होना ज़रूरी है, तभी स्ट्रक्चर जीन ट्रांसक्राइब करेगा, ठीक है। तो अगर कोई करैक्टर इनहेरिट हो रहा है, भाई हाइट का जीन, स्किन कलर का जीन, कोई भी करैक्टर इनहेरिट हो रहा है, उसके लिए स्ट्रक्चर जीन का ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रमोटर जो होता है उसको अफेक्ट करता है। इनहेरिटेंस ऑफ अ करैक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस। रेगुलेटरी सीक्वेंस और भी होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ऑपरेटर वगैरह, यहाँ पे प्रमोटर ही है। तो कोई करैक्टर इनहेरिटेंस होगा तो प्रमोटर उसको अफेक्ट डालेगा, ठीक है। हैंस समटाइम द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज द रेगुलेटरी जीन्स इवन दो दीज सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन। अब मुझे बताओ, स्ट्रक्चरल जीन ही तो प्रोटीन बनाएगा, प्रमोटर जो होगा, कोई प्रमोटर कोई प्रोटीन बनाता है, नहीं बनाता, तो भी इसको हम रेगुलेटरी जीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि जरूरी नहीं है कि जीन्स प्रोटीन बनाए, जैसे टीआरएनए के केस में टीआरएनए कोई प्रोटीन नहीं बनाता, आरएनए आरएनए वाला जीन कोई प्रोटीन नहीं बनाता, तो भी वो जीन है।
तो जीन का होना का मतलब जरूरी नहीं है वो प्रोटीन बनाए, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी जीन्स हैं, दीज हेल्प्स टू, ये रेगुलेटरी जीन्स हैं, ये जीन्स हेल्प करते हैं कि भाई स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब करे या ना करे, तो रेगुलेट करते हैं स्ट्रक्चरल जीन को, राइट। ऑल्दो दीज रेगुलेटरी सीक्वेंसेस डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन और आरएनए। तो दोबारा सुनते हैं, प्रमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस कोई भी प्रोटीन नहीं बनाते, ये स्ट्रक्चर जीन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो hence sometimes the regulatory sequences are loosely defined as the regulatory genes। तो रेगुलेटरी सीक्वेंस को हम रेगुलेटरी जीन्स बोल देते हैं, इवन दो दीज सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन, राइट। स्टूडेंट्स ये एक डायग्राम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा था। इनिशिएशन में देखो आरएनए पॉलीमरेज पे सिग्मा फैक्टर बाइंड हुआ हुआ है और ये प्रमोटर पे बाइंड करेगा, ये जो येलो है प्रमोटर है, ठीक है। ये अलग अलग कलर कोडिंग और नॉन कोडिंग, टेम्पलेट और कोडिंग को डिफाइन कर रहे हैं। तो इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर बाइंड किया हुआ है आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर पे बाइंड कर गया। ड्यूरिंग इलॉन्गेशन आरएनए बन रहा है और सिग्मा फैक्टर निकल गया, देखो सिग्मा फैक्टर निकल गया ना, मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज को तेजी से ट्रांसक्राइब होगा। टर्मिनेशन पे रो फैक्टर बाइंड करके, देखो रो फैक्टर बताया था ना, रो फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा आरएनए और डीएनए के बीच में और आरएनए को बाहर कर दिया, रो फैक्टर टर्मिनेट करता है। तो इस डायग्राम को देख लेंगे, एनसीईआरटी का है स्टूडेंट्स। आगे ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के एक बार रीड करना। द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन बोथ एक्सॉन एंड द इंट्रॉन्स। यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब एचएनआरएनए, ये जो एचएनआरएनए बनता है ना यूकैरियोट्स में, इसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, याद रखना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, राइट। तो एचएनआरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में एक्सॉन भी होते हैं और इंट्रॉन्स भी होते हैं, एंड इंट्रॉन्स और ये जो एचएनआरएनए होता है नॉन फंक्शनल होता है, hence it is subjected to process called splicing where the introns are removed and exons are joined in a defined order, RNA ligase। HNRNA undergoes addition processes called capping and tailing, पढ़ चुके हैं। in capping unusual nucleotide मिथाइल guanosin triphosphate, ऐसे लिख सकते हैं, guanosin triphosphate methylated at 7 position, वो ध्यान रखना, guanosin triphosphate methylated at 7 position वो ऐड कर दिया जाता है 5 प्राइम एंड पे, एंजाइम का नाम पढ़ा था हमने। टेलिंग में एडेनिन के रेसिड्यूज लगा देते हैं, कौन सा एंजाइम, पाप 200 से 300 लगा देता है 3 प्राइम एंड पे। इंपॉर्टेंट बात है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, ये मैंने इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, स्टार मार्क कर दिए सारे। तो जो टेलिंग होती है 3 प्राइम एंड पे एडेनिन के रेसिड्यूज लगते हैं, कितने लगते हैं, 200 से 300, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट वे में। इंपॉर्टेंट है मतलब भाई हमें पता है अगर किसी स्टैंड पे जी है, सी है, जी है, सी है, तो जी की जगह सी, सी की जगह जी, जी की जगह सी, सी की जगह जी, ये जो स्टैंड बना इस टेम्पलेट को कॉपी करके बनाना। लेकिन जो पाप एंजाइम होता है ना, पाप वो एडेनिन लगा देता है बिना किसी टेम्पलेट के, जस्ट एडेनिन को ऐड कर देगा, इसको बोलते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। इसके लिए कोई टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, बस एडेनिन ऐड कर दिया जस्ट 3 प्राइम एंड पे, तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, राइट। इट इज़ अ फुली प्रोसेस एचएनआरए नाउ कॉल्ड एमआरएनए, फंक्शन होगा that is transported out of the nucleus for translation, right? The significance of such complexities is now beginning to be understood. The split gene arrangement represent probably an ancient feature of the genome, बताया था ना, आर्कीबैक्टीरियम में भी इंट्रॉन्स होते हैं। The presence of introns is a remnants of antiquity, क्योंकि आर्कीबैक्टीरियम में भी होते हैं ये, remnants मतलब अवशेष। And the process of splicing represents the dominance of RNA, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको एक बार रीड कर लेंगे सारा हम लोग। स्टूडेंट्स ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स है, तो एग्जाम में यूकैरियोट्स आता है, तो एक तो ये वाली फिगर भी ड्रॉ करेंगे पूरा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, उसके बाद पीटीएम शो करेंगे। पीटीएम है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, केवल यूकैरियोट्स में होती है ना, केवल कहाँ होती है, यूकैरियोट्स में। वो ये देखो पहले कैपिंग शो कर दिया, कैपिंग देखो, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ मिथाइलेटेड, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ मिथाइलेटेड, किस पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे, 5 प्राइम एंड पे लगा दिया। ये येलो वाला एक्सॉन है और ये वाला डार्क थोड़ा ये कलर का, ब्राउन से कलर का इंट्रॉन है, ठीक है। अब देखो 3 प्राइम एंड पे क्या होगी, टेल लग गई, ग्रीन कलर की टेल, पॉलीएडिनाइलेशन इसको बोलते हैं, पाप करता है 200 से 300 लगा देता है, पाप पॉलीएडिनाइल पॉलीमरेज, ठीक है। और स्प्लाइसिंग से देखो ये इंट्रॉन्स को स्प्लाइसिसोम ने निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, एमआरएनए,
mRNA का साइज देखो छोटा है ना एज कम्पेयर टू HNRNA, ठीक है। 5 प्राइम एंड पे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिथाइलेटेड, 3 प्राइम एंड पे टेल है और इंट्रॉन्स निकल गए हैं। तो ये PTM शो की गई है और ये डायग्राम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स। तो NCERT का डायग्राम है, इसको समझेंगे स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो लेक्चर हमारा पूरा फिनिश होता है और इसको अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।